बाहुं सहस्रमभिनी नितसायुधन्तं गिरिमेखलम् उदितघोर ससेनमारम् दानादिधम्मविधिना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि बोधं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। जितसपरते घोरं पनालवकमख मथदयखं हन्ति सुदन्तविधिना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि बोधं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। मालागिरि गजवरम् अतिमत्तभूतं दावगिचकमसनीव सुदारुणन्तं मेतम्बुसेकविधिना जितवा मुनिन्दो। 26 अलीपुर रोड बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सरकार के मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने के बाद में जो निवास स्थान बना उसे हम 26 अलीपुर रोड कहते हैं, जो वर्तमान में विधानसभा है दिल्ली की। ये विधानसभा वो है जो अंग्रेजों के जमाने में पार्लियामेंट होती थी और भगत सिंह ने कहते ना पार्लियामेंट में बम फोड़ा था, वो पार्लियामेंट संसद मार्ग वाले उसमें नहीं फोड़ा था, इसी में फोड़ा था। तो ये वो पार्लियामेंट है। इसी के बिल्कुल सामने महाराजा सरोय जो एक रियासत थी राजस्थान की, उसके महाराजा की ये कोठी थी। ये स्थान में बाबा साहब ने अपने जीवन का अंतिम सांस लिया, इसमें कोई शक नहीं है। मगर इस कोठी का इससे अधिक महत्व बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के चारित्रिक बुलंदी का प्रमाण इससे जुड़ा है। कैसे जुड़ा है कि जो ही उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दिया, तुरंत उन्होंने दिल्ली वाले अपने जो वर्कर थे उनको बुलाया, समता सैनिक दल के, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के, अंबेडकर भवन दिल्ली के, करोल बाग के उसमें ज्यादा थे, और कला मेहर और फराज खान मोरी गेट के, उनको सबको बुलाया और ये कहा कि मैंने नेहरू मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया है और अब मैं इस सरकारी मकान में एक दिन भी नहीं टिकना चाहता। आप जाओ, मेरे लिए कोई अच्छा सा मकान देखो जिसमें मेरी किताबें सब समा जाए। तो भैया किताबें समा जाए इसका मतलब तो बहुत बड़ी कोठी चाहिए थी। सोनलाल शास्त्री, शंकरानंद शास्त्री, नानक चंद्र रत्तू,
हमारे दादा चौधरी देवीदास, राय सिंह प्रधान, ये बहुत सारे लोग दौड़ गए सारी दिल्ली में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए मकान ढूंढने चलना है। इसी दौरान हुआ क्या, महाराज असरॉय वो बाबा साहब के एहसान में दबे हुए थे। बाबा साहब के एडवाइस की वजह से उन्हें बहुत बड़ा लाभ हुआ था। एक कानूनी दिक्कत थी, बाबा साहब के पास एडवाइस लेने आए थे। वो बाबा साहब के प्रति कृतज्ञ थे, बाबा साहब के प्रति गदगद थे। उन्होंने कहा था, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर आप तो एक मंत्रिमंडल में है, मंत्रिमंडल जिस दिन खत्म हो गया या आप यहां से हटा दिए गए, उस दिन आपको दिल्ली में रहने की दिक्कत आएगी। मैं आपका सेवक, आपकी सेवा में मौजूद हूं, दिल्ली में मेरी प्रॉपर्टी है, आप मेरे पास आकर के रहना। जब करोल बाग में बाबा साहब के लिए मकान ढूंढा जा रहा था तो उस आदमी का बाबा साहब के पास फोन आया, कहने लगे, मिस्टर अम्बेडकर, मुझे पता चला है कि आपने नेहरू मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया और आप अपने मकान की तैयारी कर रहे हो। कहने लगा, ऐसा भी होता है कोई, कई मंत्री गए, किसी ने मकान नहीं छोड़ा। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, ये डॉक्टर अम्बेडकर है, अलग मिट्टी का बना हुआ है, ईमानदारी मेरे रग रग में भरी हुई है, देशभक्ति मेरे रग रग में समाई हुई है। मैं एक दिन भी अब इस सरकारी मकान में नहीं टिकूंगा। मैं कहता हूं, ये 26 अलीपुर रोड में उनकी जाने का इतिहास बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की चारित्रिक बुलंदी का प्रमाण है। आज के कितने नेता अपनी कोठियों के कारण सरकार में बने रहने के लिए न मालूम क्या क्या समझौते करते हैं। मैं कई नेताओं को जानता हूं, अपनी कोठी नहीं छोड़ेंगे, पार्टी छोड़ देंगे। तो साथियों, ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का कमाल था कि उन्होंने जिस दिन त्याग पत्र दिया उस दिन अपने रहने के लिए इंतजाम करना शुरू कर दिया। 26 अलीपुर रोड के वाले ने कहा, महाराजा सरोय ने कहा कि मेरी कोठी में रहो। बाबा साहब ने कहा, मुझको कितना भाड़ा देना पड़ेगा? कहने लगे, क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हो डॉक्टर साहब, आप आइए, जब तक आप सलामत हैं तब तक आप रहिए और बगैर किराए के रहिए। बाबा साहब ने कहा, ना, डॉक्टर अम्बेडकर को ये स्वीकार नहीं, मैं किराया दूंगा। अब वो बात अलग है कि आप रीजनेबल किराया लो, मैं दूंगा, मगर तय हुआ कि मैं किराया जरूर दूंगा। महाराजा ने भी हाथ जोड़कर बाबा साहब से कहा, बाबा साहब, मुझे पता है आप अपनी बात मुझसे मनवा ही लोगे, इसलिए मैं किराया लूंगा, मगर 1 रुपए का किराया लूंगा। मुझे भी ये अहंकार नहीं पलेगा कि मैं इनको फ्री में रखा हुआ है, आपको भी ये लगेगा मैं कुछ देके यहाँ रह रहा हूँ। साथियों, वो 26 अलीपुर रोड का जो बंगला आपने देखा होगा, अब हमारी वर्तमान सरकार ने उसको बनाया है। कैसा बनाया है उस पर अभी बताएंगे। तो बाबा साहेब अपनी मैडम सविता अम्बेडकर को लेकर दिल्ली वाले ट्रक लेकर के आए, उनकी किताबें ढोते रहे। उसमें सबसे ज्यादा काम जो किया, असलियत है ये कि वो जो कला महल में राय सिंह प्रधान जी थे, उनकी टीम ने सबसे ज्यादा काम किया। हमारे दादाजी, हमारे पिताजी भी थे, मगर उनकी अगुवाई में वो सारी कोठी खाली की गई। माल वहां से ढो ढो कर सीधा वो सब सामान पहुंचाया गया था और जब वहां सामान पहुंच गया, बाबा साहब वहां रहने लगे। साथियों, एक बात याद रखना कि इस कोठी में आने के बाद बाबा साहब ने बहुत बड़े बड़े काम किए। सबसे बड़ा काम क्या किया कि यहाँ आने से पहले वो जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी कोलंबो में 25 मई 1950 को, उसमें जब बाबा साहब गए थे तो वो हार्डिंग एवेन्यू वाली कोठी में रह रहे थे, वहां से गए थे। और जब दूसरी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1952 में टोक्यो में हुई थी, उसमें बाबा साहब इसलिए नहीं जा पाए थे, एक तो वो इलेक्शन उन्होंने बम्बई से लड़ना था और दूसरा उनका स्वास्थ्य भी इस काबिल नहीं था कि वो चले जाते। उन्होंने वहां पर पीएन राजभोज को जापान की इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस, जिसको वर्ल्ड बुद्धिस्ट फेलो कहते हैं, उसमें भेजा। तीसरी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो बर्मा में हुई थी, उसमें भी वो 26 अलीपुर रोड से गए थे। और चौथी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो काठमांडू में हुई थी 20 नवंबर 1956 को, उसमें भी बाबा साहब 26 अलीपुर रोड से ही गए थे। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर 1954 में बर्मा 2 बार गए थे। एक वो इस 26 अलीपुर रोड से गए थे वर्ल्ड बुद्धिस्ट फेलो के सम्मेलन में भाग लेने के लिए 3 दिसंबर 1954 को, और एक गए थे बुद्ध पूर्णिमा 1954 को, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा 1954 से छठी बौद्ध संगीति आरंभ होनी थी।
और जो 1956 की बुद्ध पूर्णिमा पर 24 मई को समाप्त हुई थी, 2 साल तक वो संगायन चलता रहा, त्रिपिटक का संशोधन, परिवर्धन, परिमार्जन चलता रहा। और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का ये कमाल था कि वो उसके समापन पे तो नहीं जा पाए थे, हाँ उसके प्रारंभ में जरूर गए थे और ये वहाँ का काम हुआ था। दूसरा ये है कि वर्तमान में जो बिल्डिंग बनाई है, एक खुली किताब बना दी गई है कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर किस जगह डेथ हुई थी। जो पहली कोठी थी, जो जिंदल का मकान था, और जिंदल से पहले जो सरोय जो बाबा साहब की वो थी, तो वो तो हमने नहीं देखी थी कोठी, मगर उसके बाद जब जिंदल के पास ये मकान था और उसने तोड़कर बनाया था, उस समय तक नानक चंद्र रतूजी ने जाके बताया था कि ये बाबा साहब का कमरा था और यहाँ उनका पलंग बिस्तर होता था, बेड होता था, यहाँ उनकी डेथ हुई थी। तो अब मेरे से लोग पूछते हैं कि अब वो जगह कहाँ है। अब हमने एक दिन वहाँ जाकर, जब वो बन रहा था प्लॉट, खुदा पड़ा था, तो हमने वो जो पीछे का गेट है वहाँ से और आगे का गेट है वो वहाँ से, और दोनों साइडों से अंदाज लगाया, पड़ताल लगाई। वो जो आज अंदर बुद्ध की प्रतिमा रखी है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, दीवारों पर कमल के फूल बने हुए हैं, तो वो जो जहाँ प्रतिमा है यहीं पर बाबा साहब का बेड होता था। यहीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्राण पखारू उनसे अलग हुए थे। तो ये जो 26 अलीपुर रोड है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन से जुड़े हुए जितने भी स्थान हैं, आज वो हमारे तीर्थ स्थल है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थल बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का ये परिनिर्वाण स्थल। बौद्ध धर्म में जन्मदिन की जितनी मान्यता होती है, परिनिर्वाण दिवस की उससे ज्यादा होती है। उसका कारण क्या है कि जब व्यक्ति पैदा होता है तो उसके कुछ लेके नहीं आता, वो उसके पास क्या माँ बाप की पहचान होती है, फला आदमी का लड़का। मगर जब आदमी जाता है, उसने जीवन भर में कितने त्याग किए, कितने संघर्ष किए, कितना अर्जन किया है, उसकी ख्याति उसके पास जाती है। इसलिए 26 अलीपुर रोड का महत्व हर तीर्थ स्थल से बहुत अधिक है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के अंतिम दिन आप ये कहिए कि 1 दिसंबर 30 नवंबर को तो वो सारनाथ से दिल्ली पहुंचे थे, डकोटा अपना बाई फ्लाइट से, मगर 1 दिसंबर से और 5 दिसंबर की रात तक वो इस कोठी में रहे और यहीं से उनकी गतिविधियां हुई। गतिविधियां क्या थी? एक दिन वो अशोका मिशन जो मेहरौली के पास है, वहाँ दलाई लामा जी ने आना था, तो बाबा साहब वहाँ गए थे और वहाँ बाबा साहब को दलाई लामा जी ने बड़े सम्मान के साथ बोधिसत्व कह के संबोधित किया था। बाबा साहब यहीं पर रहते हुए 4 तारीख को राज्यसभा में भी गए थे, क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर थे। बाबा साहब इस कोठी में रहते हुए ही ये जो प्रगति मैदान है, अब तो बहुत बड़ा हो गया, उस समय ये जो जहाँ पर मेट्रो की स्टेशन है, इसके नजदीक जो पार्किंग बनी है, यहाँ पर छोटा सा बनाया था, बहुत छोटा सा बनाया था। और प्रगति मैदान सबसे ज्यादा जो इसका विस्तार पहली बार हुआ 1961 में हुआ, रशिया की मदद से बहुत बड़ा ट्रेड फेयर लगा था। तो बाबा साहब यहाँ पर भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण की 25वीं जयंती मनाई जा रही थी भारत सरकार की ओर से। उस उपलक्ष्य में एक पेंटिंग प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई। जितने कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट थे उस समय भारतवर्ष के, उन सब ने वो पेंटिंगें बनाई थी। वो पेंटिंगें बाद में मैंने देखी। कैसे देखी कि वो लद्दाख बुद्ध विहार में जो लामा लोबजंग है, उनको सरकार के जो नेशनल म्यूजियम में पड़ी थी वहां से ले आए थे और वहां उन्होंने डिस्प्ले की थी। बहुत अच्छी हालत में हमने वो देखी थी। तो वो इसी समय की घटना है। और जिस दिन बाबा साहब यहाँ गए थे एग्जीबिशन देखने, उसी दिन बाबा साहब लौटते वक्त कनार प्लेस में अमृत बुक डिपो पर कुछ किताबें भी खरीदने गए थे। अब 5 तारीख को एक दिन पहले रात में 2 जैन मुनि आए थे और बाबा साहब से निवेदन करने आए थे कि जैनों को और बौद्धों को मिलकर अपना धर्म की प्रगति के लिए काम करना चाहिए। और एक महावीर स्वामी पर एक छोटी सी किताब जो मैंने रत्तू जी के पास देखी थी उनके पर्सनल कलेक्शन में, वो देकर गए थे। और क्योंकि समय लेकर आए थे, जब नानक चंद्र रत्तू जी ने कहा ना वो 2 जैन मुनि आए, तो बाबा साहब ने कहा मना कर दो, तबीयत बराबर नहीं है। कहला नहीं बाबा साहब वो तो अपॉइंटमेंट लेकर आए। कहला अपॉइंटमेंट लेकर आए? कहला हाँ।
तो फिर वो उन्होंने उनसे बात की। बाबा साहब की तबीयत ठीक थी नहीं उस समय। अब बाबा साहब के उस दिन क्या हुआ कि बाबा साहब का लिखना पढ़ना बराबर चल रहा था। दी बुद्ध एंड हिज धम्मा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट वर्ल्ड की सबसे कीमती किताब अगर कोई है तो वो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन की सबसे अंतिम पुस्तक दी बुद्ध एंड हिज धम्मा। वो कितनी महत्वपूर्ण है। एक चांसलर, कहां के चांसलर, जर्मनी के चांसलर, उनसे किसी ने पूछा कि आपके इस लाइब्रेरी में बताइए ऐसी कौन सी किताब है, अगर आपकी लाइब्रेरी में आग लग जाए तो कौन सी किताब को बचाना चाहेंगे। वो चांसलर की आंखों में चमक दौड़ गई। कल क्या सवाल कर दिया। वो उठकर अपनी लाइब्रेरी में अंदर गए। अंदर जाने के बाद एक किताब निकाल कर लाए और वो उन्होंने पत्रकार को थमाई। वो किताब कौन सी थी। वो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन की अंतिम कृति दी बुद्धा एंड हिज धम्मा। तो ये दी बुद्धा एंड हिज धम्मा का एक परिचय है जो विदेशी लोग जिसका मूल्य जानते हैं। उस किताब की रचना बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने 5 तारीख को जब वो बेड में गए थे, बिस्तर में सोने के लिए गए थे, उस समय भी उस किताब पर वो काम कर रहे थे। तो बाबा साहब की डेथ कब हुई, 6 दिसंबर क्यों माना जाता है। असलियत तो ये है कि रात को जब वो सोने गए, माई जी अपने कमरे में चली गई और रत्तू जी वहां से अपनी साइकिल लेके अपने घर आ गए और वहां पर जो उनका स्टाफ क्वार्टर बाहर बना हुआ, वहां पर सुदामा थे, वो बाहर की तरफ थे। अब रात में 5 और टेक्निकली हमको क्या कहना चाहिए, 5 दिसंबर और 6 दिसंबर के बीच वाली जो रात होती है उसमें बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की डेथ हुई। डॉक्टर जो मेडिकल एक्सपर्ट्स ने ये बताया, सुबह जब उनकी बॉडी देखी, कहने लगे इनको अभी करीब करीब 2-2.5 घंटे इनकी बॉडी ठंडी पड़ी है। तो ये मान लिया गया कि 5 तारीख, क्योंकि 11 साढ़े 11 बजे सोने गए थे, तो ये मान लिया गया कि इनकी जो प्राण निकले हैं, इनकी जो जान निकली है वो निकली है 6 तारीख को। तो 6 तारीख मान ली गई। 6 तारीख को जब सुबह माई जी ने उनको देखा, सुबह जब वो चाय वगैरह पीते थे तो वो जाते थे, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बिल्कुल कोई निश्चल पड़े थे, कोई चाल नहीं थी, कोई हिलना जुलना कुछ नहीं था। आवाज देने के बाद भी जब नहीं उठे तो उन्होंने सबसे पहले नानक चंद रत्तू को बुलाया। नानक चंद रत्तू ने सब जगह सूचना की और सारे देश में तुरंत ऑल इंडिया रेडियो से समाचार फैल गया। अगले दिन तो फिर समाचारों में भी आया। 7 तारीख को, 6 को नहीं आ पाया था। तो साथियों, दिल्ली के लोग सब भावुक हो गए, सब वहां भागे और जब दिल्ली के लोग वहां इकट्ठे हुए तो एक ट्रॉली लाई गई, एक ओपन ट्रक लाया गया। उस ओपन ट्रक में जो बाबा साहब का अपना बेड था उसी को रख करके और उसी पर फूलों से सजा करके उनकी बॉडी रखी गई। और बॉडी कैसे आई, बॉडी चली 26 अलीपुर रोड से मोरी गेट की तरफ और मोरी गेट से आई कहां, नोवेल्टी सिनेमा के पास। नोवेल्टी सिनेमा के पास पीली कोठी की तरफ मुड़ गई। पीली कोठी से जीबी रोड की तरफ मुड़ गई जो अजमेरी गेट जाता था। अजमेरी गेट से थोड़े पहले ही हमारा मोहल्ला था। तो हमारे पिताजी ने, लाला हरिचंद मौर्य ने, क्योंकि वहां वैश्यों के बहुत सारे कोठे हैं, वहां उनको फूल पहुंचाए थे। उन्होंने पुष्प वर्षा की थी। बाबा साहब के संपर्क में 25 वर्ष, उसमें ये घटना दर्ज है कि जो वैश्याओं के कोठे हैं वहां जीबी रोड पर, वहां से वैश्याओं ने नारी के मुक्तिदाता बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर पर उनकी अंतिम यात्रा के उपलक्ष्य में ऊपर से पुष्प वर्षा की थी। उसी समय मैंने भी बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के दर्शन करने का गौरव प्राप्त किया था। तो साथियों, ये अजमेरी गेट हमारे मोहल्ले के बाद में फिर अजमेरी गेट आता है, बॉडी वहां तक आई, वहां से कनाट प्लेस आई। कनाट प्लेस के बाद में उन्होंने फिर सब लोगों को बोल दिया कि अब आप यहां से वापस जा सकते हैं और जो अपने अपने वाहन में, आज यद्यपि वाहन बहुत कम लोगों के पास थे, वो इसके साथ आ सकते हैं क्योंकि अब इसकी फ्लाइट उड़ने का समय होने वाला है और ये अब यहां से तेज गति से ट्रक जाएगा। ट्रक वहां से तेज गति से गया, कहां गया, सफदरजंग एयरपोर्ट। सफदरजंग एयरपोर्ट पर जब गए तो वहां एक डकोटा विमान, छोटा एक जहाज होता है, उसमें दिल्ली के 16 आदमी उसमें गए थे। उसमें राय सिंह प्रधान जी थे, उसमें
पूरन भगत भी थे, उसमें नानक चंद रत्तू जी भी थे, उसमें बहुत सारे लोग जो यहाँ के थे वो सब थे। उसमें माई साहब सविता अंबेडकर भी थी। वो डकोटा विमान विशेष था, उससे उनकी बॉडी यद्यपि रात को काफी लेट यहाँ से निकली थी, मगर वो वहाँ आधी रात के बाद बम्बई पहुंची, और जो ही उनकी बॉडी बम्बई में पहुंची, सारी बम्बई उनका इंतजार कर रही थी। लोग दूर दूर से वहां आए हुए थे। सारा जन सागर, हिंद महासागर के कोने पर जन सागर उमड़ रहा था, और बाबा साहब के पहुंचते ही सारा जन समूह आंसुओं में डूब गया। अपने मुक्तिदाता के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए, रोते हुए जोर जोर से ठाके मारने लगा। देखने वाला नजारा था। बॉडी बड़ी मुश्किल से उनके घर में हिंदू कॉलोनी राजगृह दादर में लाई गई, और वहां बॉडी को रखा गया। फिर सारा इंतजाम, ये जो इस समय चैत्य भूमि है दादर में, ये एक व्यक्तिगत किसी व्यक्ति की, एक बहुत बड़े सोशल सर्वेंट थे, उन्होंने ये शमशान भूमि अपनी जमीन में बना रखी थी। उसी में वो गई और वहां पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। और बाद में फिर हमारे अम्बेडकरवादियों ने भैया साहब यशवंतराव अम्बेडकर के नेतृत्व में, रिपब्लिकन पार्टी के नेतृत्व में लड़कर ये चैत्य भूमि वाली जमीन उस शमशान भूमि में से ली गई, और उसी जगह पर भैया साहब यशवंतराव अम्बेडकर का भी वहां पर चैत्य है, और बाबा साहब का चैत्य है, वो चैत्य भूमि है। ये चैत्य भूमि का संबंध भी 26 अलीपुर रोड से है। आज हमने 26 अलीपुर रोड से जुड़े विभिन्न पक्षों को जाना। हम जो भी बोलते हैं एटर्नम बोलते हैं, इसलिए कई चीजें रह जाती हैं, कई चीजें आ जाती हैं, मगर ये एक ऐसा विषय है कि यहाँ इस जगह रहते रहते बाबा साहब ने कौन कौन से महान कार्य किए, उस पर भी काम होना चाहिए, और हम करेंगे। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धस। ऊखीत खगमतिः सुदारुणन्तं। संग्रहालय में डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े दस्तावेज, उनकी पृष्ठभूमि को प्रकाशमय करते हुए प्रकाशित चित्र व उनके लेखन की बड़ी बड़ी तस्वीरें रखी गई हैं। प्रदर्शनियां तथा तस्वीरें उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे स्कूल, कॉलेज, उनका जन्म स्थान और आंदोलन आदि को दर्शाती हैं। ये भाग संग्रहालय के ऑडियो वीडियो भाग को दर्शाता है। बाबा साहब अंबेडकर के जीवन से जुड़ी लघु फिल्में बड़ी बड़ी LED दीवारों पर दिखाई गई हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़ी जानकारियों को एकत्रित करना भी जटिल कार्य था। बड़ी गहनता के साथ छोटी से छोटी जानकारी खोजकर निकाली गई, जिससे वीडियो फिल्मों के लिए कंटेंट जुटाया गया। इसकी खास बात ये रही है कि स्मारक के भीतर उनके जीवन से जुड़ी सभी वीडियो सामग्री और संग्रहालय में स्थित फ्रंटलिट और बैकलिट पैनल और अन्य कलाओं में बहुत भिन्नता रखी गई, ताकि कोई भी जानकारी और दिखाई जाने वाली वीडियो एक सी न लगे। इसमें विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया गया है, जिसके माध्यम से हर वस्तु को अलग अलग तकनीक से दर्शाया गया है। ये एक आकर्षण का जगह बन गया है। विश्व में शायद इस तरीके का म्यूजियम कहीं पे नहीं होगा। इतने कम जगह में और इतनी ज़्यादा स्टोरीज बताने वाली, और इतना एजुकेटिव है, उसमें इंटरेक्टिव भी है। जो बच्चे जाते हैं तो खेल सकते हैं वहाँ पे, उसमें क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं, हिस्ट्री में जा सकते हैं, किस पॉइंट ऑफ हिस्ट्री में क्या हुआ था वो देख सकते हैं। तो अपने आप में ये एक जीता जागता उदाहरण है, और ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक उदाहरण है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने भीतरी हिस्सों में पुतलों के माध्यम से वास्तविक ऐतिहासिक क्षणों को दर्शाया है, जिसमें भारत के संविधान पर हस्ताक्षर और संविधान को सौंपने का दृश्य देखते ही बनता है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने स्मारक में बड़ी कुशलता से एक एनिमेट्रॉनिक्स का प्रयोग किया है, जिसमें एक मानव आकार का रोबोट है जो डॉक्टर अंबेडकर की तरह ही दिखाई देता है, जो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किए गए संविधान सभा के एक भाषण को प्रस्तुत करता दिखाई देता है। भारतीय संविधान पर मल्टी टच इंटरैक्टिव टेबल्स का इस्तेमाल संविधान से संबंधित जानकारी देने के लिए किया गया है, जो अपने आप में अनूठा है। इसके साथ ही पंच तीर्थ के भित्ति चित्र भी बनाए गए हैं, जिससे दर्शकों को पंच स्थलों की झलक एक ही स्थान पर देखने को मिलती है।
संग्रहालय के पश्चिमी भाग में एक गुंबद के नीचे बहुत ही सुंदर और वृत्ताकार ध्यान कक्ष बनाया गया है, जिसमें प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था एवं वातानुकूलन भी किया गया है और महात्मा बुद्ध की एक बड़ी और सुंदर सफेद संगमरमर की मूर्ति स्थापित की गई है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने इस स्मारक को बनाने में आधुनिकता और संस्कृति का मिश्रण कर एक उत्कृष्ट डिजाइन को साकार रूप दिया है, जो अद्भुत है और अतुल्य है, जिसकी सर्वत्र सराहना की जा रही है। माय बापा ऊन भी मजा हो, माय बापा ऊन भी मजा उपकार लय हायरा हो, तुम्ही खातात त्या भाकरीवर, तुम्ही खातात त्या भाकरीवर, बाबासाहेबांची सही हायरा। काल होतोच नजऱ्यावानी, गावाबाहेर उपऱ्यावानी, काल होतोच नजऱ्यावानी, गावाबाहेर उपऱ्यावानी, मनमानीत नव्हती हिरत, होतं जगात कुत्र्यावानी, तुझी वाढली किंमत, तुझी वाढली किंमत, कुणाच्या पायी हायरा हो, तुम्ही खातात त्या भाकरीवर, तुम्ही खातात त्या भाकरीवर, बाबासाहेबांची सही हायरा। तुम्ही खातात त्या भाकरीवर, तुम्ही खातात त्या भाकरीवर, संविधान लिखने के लिए क्यों चुना गया? उस समय बाबा साहब मजबूरी बन गए थे लोगों की, जबकि कांग्रेस और नेहरू ये चाहते थे कि हम अपने देश का जो संविधान है वो या तो ब्रिटेन या अमेरिका के संविधान शास्त्रियों से उन्हें बुलाकर बनवाएं। लेकिन उस समय एक ब्रिटेन के संविधान शास्त्री भारत आए हुए थे, वो संविधान बनाने के पैसे लेते थे। अच्छा। नेहरू जी ने उनसे बोला कि वो हमारे देश का संविधान बनाएं और चाहे वो जितने पैसे बोलेंगे हम उसका डबल देंगे। लेकिन उन्होंने जो संविधान शास्त्री थे उन्होंने बोला उनसे कि आप तो मुझसे संविधान बनवाने आए हैं, जबकि आपके खुद के देश में इतने बड़ा विद्वान है जो दर्शन शास्त्री है, संविधान शास्त्री है, अर्थशास्त्री है और जिसने कोलंबिया में संविधान पढ़ लिया था। ड्राफ्टिंग कमेटी के लोग हैं ये सारे। ड्राफ्टिंग कमेटी के लोग हैं, बस कहने भर कोई ड्राफ्टिंग कमेटी बाबा साहब के साथ थी। बाबासाहेबांची सही हायरा, तुम्ही खातात त्या भाकरीवर, साहब की ओरिजिनल वॉइस है, जो मतलब बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जो बाबा साहब की स्पीच थी। अच्छा। as the ultimate goal is concerned, 17 दिसंबर की है, 17 दिसंबर 1946 की। need have any apprehension. 9 मिनट। और ये जब ओबामा 2010 में इंडिया आए थे, जब उन्होंने बोला था कि बाबा साहब अगर हमारे देश में पैदा होते तो हम उन्हें सूर्य कहते। अरे ये सच बात है? हाँ। क्योंकि ज्यादातर लोग बोलते हैं कि व्हाट्सएप पे नहीं फैलाई नहीं, गई है। ये मैं As you carry on with the hard work ahead, I want every Indian citizen to know the United States of America will not simply be cheering you on from the sidelines. We will be right there with you, shoulder to shoulder. बस